नमस्कार, मैं राजेश लखानी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि बदलना चाहते हैं अपना वक्त तो वक्त को भी थोड़ा वक्त दीजिए। तो इसी अपने खूबसूरत वक्त को बेहतर में तब्दील करने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। कल संख्या टॉपिक के अंतर्गत ही अपने अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे और आज वहां से अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या और परिभाषा कल अपने जानी थी, एक से बड़ी वो संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपने संख्या पढ़ी थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 46। क्योंकि आप जानते हैं अभाज्य संख्या भी अनंत तक होती है। अब हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या आपके 2 है और यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम है, यानी कि इसको अपन सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। बात है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की, तो वहां पर अपना सही उत्तर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब हम इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं, यानी कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या टोटल होती है वो 15 होती है, जबकि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। अब एक और प्रश्न जिसका उत्तर शायद इसी में छिपा हुआ है, यानी कि 51 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो इसका उत्तर आप जान गए होंगे यदि समझ आया है तो, यानी कि 10 होती है, क्योंकि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है जो कि ऊपर लिखी हुई है, जबकि 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 51 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या होती है वो 10 होती है। अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर, जिसका नाम है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ठीक उल्टा भाज्य संख्या होती है 1 से बड़ी वह संख्या जिसमें खुद व एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता हो, से हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वह संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वो तो होती है अभाज्य संख्या, लेकिन एक से बड़ी वह संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या होती है भाज्य संख्या। जैसे 1 से बड़ी पूछी है तो 1 से बड़ी 2 लेते हैं। अब 2 में खुद और 1
इसके अलावा किसी का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि दो भाज्य संख्या नहीं है। दो के बाद तीन लेते हैं, इसमें भी तीन और एक के अलावा किसी का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब तीन भी भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आ रही है वो आपकी चार है। चार में जा रहा है, दो का जा रहा है, छह में दो और तीन दोनों का जा रहा है, 8, 9, 10 और ये भी अनंत तक होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस भाज्य संख्या में, सभी भाज्य संख्याएं सम संख्या होती है। सभी भाज्य संख्याएं सम संख्या होती है, जबकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, बशर्ते दो को छोड़ करके। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है वो कौन है? दो है। आई समझ? चलते हैं आगे। और एक कल अपनी परिभाषा जो छूट गई थी, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या, क्योंकि कल अपने प्राकृत संख्या पढ़ी थी और पूर्ण संख्या पढ़ी थी, एक पूर्णांक संख्या नहीं पढ़ पाए थे। चलिए पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या जैसा कि आप जानते हैं और कल अपने पढ़ाई था, एक से शुरू होती है, यानी कि एक से अनंत तक की संख्या प्राकृत होती है, जबकि 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण होती है। अगर पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या जोड़ दी जाए, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक, अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऋणात्मक क्या है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो वे संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कल आपने पढ़ी थी, यानी कि 0 से अनंत तक की होती है। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जबकि हमें परिभाषा क्या है? पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए। ऋणात्मक और धनात्मक दो संख्या आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस की संख्या है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये भी अनंत तक होती है, तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे 4, तो ये संख्या प्राकृत भी है, ये संख्या पूर्ण भी है, ये संख्या पूर्णांक भी है और ये संख्या दार्शनिक भी है। और एक आपके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि ये संख्या भाज्य संख्या भी है और ये संख्या सम संख्या भी है। अब आते हैं अपन ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक और धनात्मक होती है वे सभी संख्याएं जो माइनस में होती है उसे हम ऋणात्मक कहते हैं, जैसे कि -2, -7, -9, -112, -519, ये सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है वो अपने आप में छोटी होती है। जैसे अब आप कहेंगे -3 और -1 में छोटी कौन है? तो -3 और -1 में छोटी है -3। अब एक और बात, -1 और 0 में छोटी कौन है? तो यहाँ पर -1 छोटी है। ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होती जाएगी वो अपने आप में छोटी होती है और धनात्मक संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वो अपने आप में बड़ी होती है। दूसरी आती है धनात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या के बारे में आप जानते ही हैं और भी जान लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी अनंत तक होती है। अब एक आपके जहन में प्रश्न उगल रहा होगा कि -1, -2, -3 ये सभी संख्या ऋणात्मक होती है और 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये संख्या धनात्मक होती है, तो यहाँ पर 0 है, ये कौन सी संख्या है?
बिल्कुल आपके जिज्ञासु प्रश्न आ रहा होगा, तो मैं बता दूं आपके, जीरो न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो एक यूनिक संख्या है। आई समझ में? किसी भी कंफ्यूज को भीतर नहीं रखना है, हर चीज को समझते जाना है, क्योंकि अपन बिल्कुल बेसिक से गणित को ऊपर उठा रहे हैं। ये सेशन और ये चैनल उनके लिए भी बहुत जरूरी है जो अच्छी क्वालिटी के गणित रखते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है जो अपने गणित को आज शुरू कर रहे हैं। चलिए अभी दूसरी भाषा की ओर चलते हैं, जिसका नाम है पूर्ववर्ती। किसी भी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या, किसी भी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। जैसे बात की जाए 40, इनमें से एक घटाएंगे तो हमें संख्या मिल रही है 39, यानी कि ये संख्या कौन सी है? पूर्ववर्ती संख्या है। जैसे अपन ने संख्या ली 1000, इनमें से एक घटाया तो 999 है, वो पूर्ववर्ती संख्या है। अगली संख्या आती है परवर्ती, या फिर इसे हम दूसरे नाम उत्तरवर्ती के नाम से भी जानते हैं। पूर्ववर्ती की ठीक उल्टी, यानी कि एक घटा रहे हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल रही है। तो किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो प्राप्त होती है संख्या, उसे हम परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 में एक जोड़ा तो 5 की उत्तरवर्ती संख्या कौन होगी? 6। उसी प्रकार 99 में एक जोड़ा तो 99 की उत्तरवर्ती संख्या कौन होगी? 100। आई समझ? हर एक टॉपिक को बड़े तल्लीनता से एकाग्र होकर पढ़ना है तो गारंटेड है कि आपको हर एक चीज समझ आएगी। तो यहाँ तक अपने संख्या टॉपिक के अंतर्गत परिभाषाओं को पढ़ा, जिसमें प्राकृत संख्या एक बार रिवीज कर लें जो अपने 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसके साथ ऋणात्मक संख्या जोड़ दें तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या होती है, जिसमें नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। 0 से लेकर 9 तक की संख्या वो दार्शनिक संख्या होती है। खुद और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है वो अभाज्य संख्या है। खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या है। जो माइनस में होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है, जो प्लस में होती है वो धनात्मक संख्या होती है। उसके साथ प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन 0 न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक, ये एक यूनिक संख्या है। किसी संख्या में एक घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी और किसी संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमें परवर्ती संख्या मिलेगी। यहाँ तक बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया चलते हैं हम आगे, और अब हम परिभाषाओं से बाहर निकलकर चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, क्योंकि ये सभी आगे हम गणित पढ़ेंगे तो हर एक परिभाषा, हर एक नियम गणित के किसी न किसी प्रश्नावली से या किसी न किसी प्रश्न से अपने आप में जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं 0 के गुण। अब आप सोचेंगे सर 0 के भी क्या गुण होते हैं? बिल्कुल, गुण सबके होते हैं, उनके अपने नियम होते हैं। गुण के बिना हम किसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहला 0 का गुण लेते हैं अपन, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर मान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमने 5 के साथ 0 जोड़ा तो इसके मान 5 में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 5 ही रहेगा।
99 के साथ 0 जोड़ा तो इसके मान में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी प्रकार इसके दूसरे गुणों को जान लेते हैं। किसी भी संख्या में यदि 0 घटाया जाए तो भी मान है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, ऐसी सभी धनात्मक संख्याएं जिसमें यदि 0 घटाया जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। 5 में से 0 घटाओगे 5 ही रहेगा। 99 से आप 0 घटा दिया जाए 99 ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। चलते हैं इसके तीसरे गुण की ओर। किसी संख्या को जीरो से यदि हम गुणा करेंगे, 0 से गुणा करने पर उसका मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 40 को 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। भले आप 101 को 0 से गुणा कर लीजिए, उसका मान 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा करेंगे या 0 को किसी संख्या से गुणा करवाएंगे तो भी उसका मान 0 आएगा। अब यहाँ पर सबसे समझने वाली चीज और दिमाग के अलग से कोने में रखने की जरूरत है। किसी भी संख्या में यदि आप 0 का भाग देंगे, ढंग से समझना, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर मान क्या होगा, तो यहां पर मान है वो अपरिभाषित है। इसको आप हल नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है और इसको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, जैसे कि हम 5 में 0 का भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ध्यान रखना। इसको और सरल तरीके से बता रहा हूं। यदि आप भाज्य आपका 5 है और यदि भाजक आपका 0 है तो ये मान आपका क्या होगा, अपरिभाषित होगा। किसी भी संख्या में यदि आप 0 का भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित रहेगा। 5वां नियम, 0 में यदि आप किसी संख्या का भाग देंगे, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर मान क्या आएगा, 0 आएगा। यदि आप 0 में 5 का भाग दे रहे हैं तो यहां पर आपका मान क्या आना चाहिए, 0 आएगा। दो चीज ध्यान रखनी है, यदि आप 0 में भाग दे रहे हैं तो मान 0 आएगा, लेकिन 0 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए समझ चलते हैं 0 के 6वें गुण की ओर। और 0 का 6वां गुण है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे एग्जाम में इस चीज के आधार पर प्रश्न फंस जाते हैं। यदि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, किसी संख्या की घात क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। घात यदि 0 हो तो उसका मान है वो 1 हो जाता है। घात अपन घातांक भाषा में पढ़ेंगे, यानी कि जैसे ये संख्या 5 डिग्री में है
और 5 की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 100 की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 1001 की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 5 को हम आधार कहेंगे और इस 0 को हम घात कहते हैं। तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। आगे होंगे 0 के 6 गुण समझ में। एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए, मान अपरिवर्तित, घटाया जाए, मान अपरिवर्तित, 0 से गुणा किया जाए, मान 0, 0 का भाग देंगे तो मान अपरिभाषित, 0 में भाग देंगे तो मान 0, और किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। आई समझ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं इसमें। चलो चलते हैं आगे। ये नियम आगे अपने बहुत काम आएंगे। अब अपन थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आगामी अपने हर एक प्रश्नावली और गणित के प्रश्नों में रिलेटिव होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और वो है 1, जबकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या वो है 9। अब इस वक्त आपके एक जिज्ञासु प्रश्न आ रहा होगा कि सर सबसे छोटे 0 होता है ना, 0 फिर सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं होती है? तो बता दूं, 0 का अपने अलग से कोई मान नहीं होता है। आपने सुविचार को जाना होगा ना कि 0 की अकेले में कोई कीमत नहीं है, पर 0 किसी के साथ लग जाता है ना, उसकी कीमत को है वो बहुत बड़ा कर देता है। तो 0 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी संख्या एक अंक की 1 है, जबकि सबसे बड़ी 9 है। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर होगी 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वो होगी 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो वो होगी 100, जबकि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वो होती है 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो वो होती है आपके 1000, जबकि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9999। इसी प्रकार हम आगे भी जान सकते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है, जबकि सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। एक चीज यहाँ से आपको समझ आती होगी कि जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए 1 और उसके पीछे 0 लग जाते हैं, लेकिन जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उसमें सारे के सारे 9 आते हैं। आगे होगी पूर्ण रूप से, आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज इस कालांश को देते हैं अपन यही विराम। कल एक बहुत बेहतरीन से कालांश के साथ वापस लौटेंगे जिसका नाम है रोमन संख्या। अच्छों को अपन सिर्फ क्लास तक ही जानते हैं, 11वीं और 12वीं में रोमन को कैसे लिखते हैं वहां तक ही सीमित है, लेकिन कल अपन जाएंगे कि हम हजारों में और लाखों में रोमन संख्या को कैसे लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन, सरल, स्पष्ट और साधारण तरीके से आपके साथ पेश होंगे। तब तक के लिए बस आज्ञा दीजिए। नमस्कार।